हेलो दोस्तों, चंद्रानु कला गुरुकुल में आपका स्वागत है। चित्रकला विषय से संबंधित जानकारी में आज का टॉपिक रहेगा कि कला क्या है, व्हाट इज आर्ट। तो आर्ट क्या है? आर्ट एक सरल एवं सहज अभिव्यक्ति है। सरल एवं सहज क्यों कहेंगे? क्योंकि वो हमारा प्राथमिक एक माध्यम रहता है। मतलब बच्चों का भी प्राथमिक रहता है, सभी मनुष्यों का प्राथमिक माध्यम कला रहता है। तो वर्तमान में जो स्थिति आ गई है कि वर्तमान की स्थिति में है कि अभी हम लोग कला का नए नए माध्यम चुनते हैं। कला के लिए हमको नए नए माध्यम मिल रहे हैं। वर्तमान में जब कला के बहुत सारे माध्यम नहीं थे, फिर भी मनुष्यों ने, आदि मानव समाज ने, प्रागैतिहासिक काल के मानव ने कला के को अभिव्यक्ति दे अपनी कला को अभिव्यक्ति देने के लिए शैल चित्रों को बनाया तथा शिला चित्रों पर अपनी अभिव्यक्ति दी। फिर भी जैसे परिस्थितियाँ चेंज होती रही हैं, होती जा रही हैं या होती आ रही हैं, तो उसके आधार पर हमको जो भी मिल रहा है, मानव समाज को जो भी कला व्यक्त करने के लिए मिल रहा है, जो भी माध्यम मिल रहा है, उसका प्रयोग अभी भी वर्तमान में होता चला आ रहा है। जैसे प्राचीन टाइम में शैल चित्रों के बाद में भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ। भित्ति चित्र बोले तो शैल चित्र नॉर्मली, मतलब उसमें कुछ किया नहीं जाता है। डायरेक्ट शैल चित्रों में चूना, पत्थर, खड़िया, कोयला आदि से चित्रों का निर्माण कर दिया जाता था। लेकिन भित्ति चित्र में क्या होता था? भित्ति बोलते हैं दीवार को। तो भित्ति को विशेष प्रकार से तैयार करते हैं, जैसे कि उसमें प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर करने के लिए गोंद, खड़िया, चूना और ये सब भूसा, घास, कुछ भी ऐसा उसको चिकना करने के लिए प्लास्टर करते हैं। उसके बाद प्लास्टर करने के बाद में भित्ति पे काम करते हैं। तो जब भित्ति के बाद में कौन सा माध्यम मिला? मानव समाज को जैसे जैसे शिक्षित होता गया, वैसे वैसे अपने माध्यमों को खुद से ढूंढने लगा। तो ताड़पत्र आएगा भित्तियों के बाद में। तो ताड़पत्र पे भी चित्र बने हैं। ताड़पत्र पे क्यों बने? क्योंकि हमारे यहाँ कागज़ उपलब्ध नहीं था। 1350 ईस्वी तक कागज़ भारत में उपलब्ध नहीं था। 1350 ईस्वी के बाद में भारत में कागज़ आयातित हुआ। तो कागज़ ना होने के कारण हमने माध्यम क्या चुना? ताड़पत्र, पाम लीफ, वही ताड़पत्र। ताड़पत्र के बाद में हमने क्या चुना? कपड़ा। मानव समाज ने कला के लिए कपड़ा चुना, माध्यम को कपड़े को चुना। और कपड़े के बाद में छाल, लकड़ी, वर्तमान में कैनवास, प्लाईवुड, बोर्ड, बहुत सारे माध्यम हो चुके हैं। लेकिन कला का विकास रुकता नहीं है, अभी तक भी चल रहा है, तब से चल रहा है और अभी तक चलता आ रहा है, आगे भविष्य में भी चलता रहेगा। कला कोई कॉपी वर्क नहीं है। मतलब जिसको कोई भी चीज़ को हम कला नहीं कह सकते हैं। कला स्पेशली किसको कहेंगे? वो कॉपी ना हो, उसमें हमारे विचार हों, हमारी कल्पना शक्ति हो, हमारा कल्पना शक्ति के साथ साथ सृजनात्मकता हो। मेन इम्पोर्टेंट है कि वो हमारी सोच पर निर्भर करता हो, वो हमारी आंतरिक अभिव्यक्ति हो। तो इसलिए कला कॉपी वर्क नहीं है। कला छवि चित्रों से भिन्न है। छवि चित्र क्या? फोटोग्राफ होते हैं, तो उनसे अलग अलग है। कला हमारे विचारों का एक दृश्य रूप है। दृश्य रूप जिसको कहेंगे विजुअल फॉर्म है। विजुअल फॉर्म में कौन कौन सी कलाएँ आती हैं? तो चित्रकला आती है, मूर्ति कला आती है, स्थापत्य कला भी विजुअल फॉर्म में है। और एक कलाकृति निर्माण करने के लिए मनोभावनाएँ ज़रूरी हैं, विशेष प्रकार की मनोभावनाएँ ज़रूरी हैं, संवेदनाएँ ज़रूरी हैं, अभिव्यक्ति ज़रूरी है, तथा विचार पद्धति इम्पोर्टेंट रहती है। तो कला का निर्माण तो होता चला आ रहा है, लेकिन माध्यम बदलते रहे हैं, समय बदलता रहा, माध्यम चेंज होते रहे। तो अभी आज आपको एक और बात बताते हैं कि ललित कलाएँ क्या होता है। तो ललित कला क्या होती हैं?
तो ललित कला को हम इंग्लिश में फाइन आर्ट बोलते हैं। और ललित कला के दायरे में 5 कलाओं को शामिल करते हैं। तो वो कौन कौन सी कलाएं हैं जो फाइन आर्ट के अंतर्गत आती हैं? तो चित्रकला है, मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है और ये सारी फाइन आर्ट हैं। फाइन आर्ट के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला आती है, यानी कि पेंटिंग आती है, स्कल्पचर आता है एंड आर्किटेक्चर आता है। और 2 भी कलाएं आती हैं जिनको और 2 कलाएं ऐड करते हैं, जैसे कि संगीत कला और काव्य कला। तो हीगल ने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट का क्लासिफिकेशन किया है, यानी वर्गीकरण किया है। तो ललित कला के दायरे में 5 कलाओं को रखा है, जैसे कि पहले नंबर पर रखा है काव्य कला को, दूसरे नंबर पर रखा है संगीत कला को, तीसरे नंबर पर रखा है चित्रकला को, चौथे नंबर पर रखा है मूर्ति कला को, 5वें नंबर पर रखा है स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण कला को। तो इनको नंबर वाइज डिवाइडेशन क्यों किया गया है? कहा गया है कि जिसमें जितने ज़्यादा जिस भी कला में जितने ज़्यादा माध्यमों का प्रयोग होगा, जिसमें जितनी ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होगी, वो कला उतनी ही निम्न है, मतलब छोटी है। तो उसी आधार पर हीगल ने, जर्मनी के हैं हीगल, कला इतिहासकार भी हैं, कला विवरण और कला समीक्षक भी हैं। तो उन्होंने 5 ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है। तो ये कहा है कि जिसमें ज़्यादा चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा वो उतनी ही कला निम्न है। जैसे कि काव्य कला में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ विचार होते हैं, हम लिखते हैं कॉपी पे या पोट्री बोलते हैं, संगीत बोलते हैं और संगीत के साथ साथ वाद्य यंत्र भी होते हैं, जिसके कारण उससे थोड़ा ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है। चित्रकला के लिए हमको कागज़ चाहिए, ताड़पत्र चाहिए, कपड़ा चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ एक चाहिए। फॉर्म भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन चित्रकला के साथ कलर, पानी, ब्रश, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, इसलिए चित्रकला को तीसरे नंबर में रखा है। उसके बाद मूर्ति कला, फाइबर हो गया, मिट्टी हो गई, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया। तो मिट्टी में चित्रकला से ज़्यादा चीज़ों का यूज होता है, तो मूर्तिकला के लिए चौथा नंबर दिया गया है। सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा चीज़ों का ज़रूरत होता है स्थापत्य कला में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। स्थापत्य कला में क्या ज़्यादा यूज होता है? तो मिट्टी हो गई, सीमेंट हो गई, कंक्रीट हो गई, सरिया हो गई, बालू हो गई। कहा है कि जिसमें जितनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जितने ज़्यादा पदार्थों का यूज होगा, वो कला उतनी निम्न है। तो उच्च नंबर में सबसे पहले नंबर की कला आती है काव्य कला, दूसरे नंबर पे आती है संगीत कला, तीसरे नंबर पर चित्रकला, चौथे नंबर पर मूर्ति कला, 5वें नंबर पर स्थापत्य कला। स्थापत्य कला जो प्राचीन टाइम के वेद थे, उसमें मूर्ति कला के लिए शिल्प का यूज किया गया है। प्राचीन वेद जैसे कि ऋग्वेद हो गया, उसमें भी शिल्प कहा गया है, कला को शिल्प नाम से प्रदर्शित किया गया है। तो अभी आपको बोलते हैं कि प्लास्टिक आर्ट क्या होता है, व्हाट इज प्लास्टिक, या प्लास्टिक आर्ट, या हिंदी में बोलेंगे रूपप्रद कला, या रूपप्रद शब्द का क्या अर्थ है? तो रूपप्रद शब्द का है रूप, तो रूप हो गया, प्रद का मतलब प्रदान करने वाला, तो रूप प्रदान करने वाला रूपप्रद शब्द का अर्थ है। तो इसको कैसे समझेंगे कि हमको ऐसा पदार्थ में हमारे पास होना चाहिए जिससे कि हम जिसको हम रूप प्रदान कर सकें, मतलब उसमें रूप देने की ऐसी क्षमता हो जो रूप ग्रहण कर सके। तो प्लास्टिक आर्ट और रूपप्रद कला को प्लास्टिक आर्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्लास्टिक आर्ट मतलब वो प्लास्टिक नहीं, जैसे कि ये मार्कर जैसा प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक उसमें जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी क्या है? एक गुण है, गुण। तो
कभी ना कभी ये जो मार्कर है वो एक प्लास्टिक होगा, एक नॉर्मल सा प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक इतनी लचीली थी कि इसने एक मार्कर का रूप ले लिया। तो प्लास्टिसिटी एक इसका गुण है, इतना लचीला गुण है कि रूप का निर्माण ले लिया, और वो रूप कौन सा हुआ? एक मार्कर का रूप हुआ। तो इसी प्रकार से प्लास्टिक आर्ट के बारे में बोला गया है कि चित्रकला में क्या होता है, और मूर्तिकला, ये सब प्लास्टिक आर्ट के अंतर्गत आती हैं। और चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला ये प्लास्टिक आर्ट के अंतर्गत आती हैं। चित्रकला में क्या होता है कि हमारे विचार होते हैं, भाव होते हैं, अभिव्यक्ति होती है, तो हम उनको प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ कागज़, कलर, ब्रश इनका प्रयोग करते हैं, और वो कागज़, कलर, भाव हमारे मिल के एक रूप का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। तो दूसरा जो मूर्तिकला के बारे में बोलेंगे, तो मूर्तिकला में क्या होता है, मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिसको रूप ले सकता है मूर्तिकला के रूप में। मिट्टी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है। मूर्तिकला के अंतर्गत किसी भी लाइन का माध्यम हो, तो मूर्ति भी अपना रूप ग्रहण करती है। मूर्ति सिर्फ मूर्ति बनी बनाई नहीं होती, मूर्ति को बनाया जाता है। ऐसा पदार्थ जो अपना अस्तित्व खो दे और एक रूप का निर्माण करते हैं, तो प्लास्टिक आर्ट कहते हैं, उसको रूपरत कला कहते हैं। एक और बात है कि कला मुख्य रूप से क्या है कि सब कला है, सबको कला कह सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों को कला से कह सकते हैं क्या? नहीं। तो सबको कला नहीं कह सकते हैं। कला क्या है? हमारी भाव अभिव्यक्ति है, हमारी संवेदनाओं से जुड़ी होते हैं, हमारे विचार होते हैं, हमारी अभिव्यक्ति होती है, और इसके साथ साथ ही हमारे आंतरिक वेदना है। लेकिन इसके साथ साथ चित्रकला के जो फंडामेंटल ऑफ आर्ट होते हैं, चित्रकला के 6 एलिमेंट्स, उनका सर्वश्रेष्ठ सहयोग रहता है एक कलाकृति के निर्माण में। तो वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि चित्रकला के 6 तत्व कौन से हैं? संख्या 6 है, और तत्व कौन से हैं? तो पहला तत्व है रेखा, दूसरा रंग, तीसरा रूप, चौथा तान, पांचवा पोत, छठा अंतराल। तो रेखा मतलब लाइन, रंग मतलब कलर, रूप फॉर्म, तान टोन, पोत टेक्सचर, अंतराल को स्पेस कहते हैं। तो कला की भाषा में हम हिंदी में अंतराल बोलेंगे स्पेस को, और टेक्सचर को हम हिंदी में पोत बोलेंगे। वयन भी बोलते हैं, पर पोत को ज़्यादा महत्व देते हैं, इंग्लिश में टेक्सचर होता है। तो इन्हीं 6 तत्वों का प्रयोग जिस भी कलाकृति में हो जाता है, किसी भी चित्रकृति में होता है, तो वो एक कला कहलाती है और चित्रकृति कहलाती है। चित्र बन के तैयार हो जाता है। इसके बिना अगर कोई कला करी जाती है, कला सिर्फ चित्रकला ही नहीं है, कुछ भी जो हमारा प्रदर्शन कला भी हो सकती है, इन 6 तत्वों से अलग हो, उसमें ये 6 तत्व पूर्ण रूप से ना हो, तो वो कला नहीं कही जा सकती है। क्यों बाजारू चित्र मेन कलाकृति से अलग हैं? क्यों 10 रुपये का कैलेंडर, वो भी चित्र है, उसमें भी चित्र है, और वर्तमान में जैसे कि अमृता शेरगिल की पेंटिंग, वो भी चित्र हैं। दोनों में भिन्नता क्यों है? क्योंकि फंडामेंटल का अच्छे से प्रयोग किया गया है। फंडामेंटल बोले तो फंडामेंटल के तत्वों का, एलिमेंट्स का अच्छे से प्रयोग किया गया है। संयोजन अपना अपना संयोजन किया गया है, कंपोजिशन अपना अपना तैयार किया गया है। सिर्फ कंपोजिशन की वजह से ही सारे कलाकार अपना अपना निजी शैली विकसित करते हैं। जैसे कि मथुरा स्टाइल नाम सुना होगा। मथुरा के चित्र अलग हैं, अजंता के स्टाइल अलग है, राजस्थानी अलग है, पहाड़ी अलग है। तो अपने कंपोजिशन के आधार पर ये सारी कलाकृतियाँ और सारे कलाकार, वर्तमान में जो स्वतंत्र कलाकार हैं, मॉडर्न आर्ट चल रहा है, मॉडर्न आर्ट का समय चल रहा है,
तो कंपोजिशन या विषय वस्तु के आधार पर अपनी अपनी निजी शैली विकसित कर रहे हैं। क्या होता है कि एक खाली ब्लैक बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो, उसमें एक बिंदु रखो, रेखा का लाइन का एक बिंदु रख दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा अभिव्यक्ति जैसे महसूस होगा। हो सकता पॉइंट हो सकता वो एक केंद्र बिंदु हो। अगर उसमें 2 या 2 से अधिक बिंदु रख दोगे तो अभिव्यक्ति में परिवर्तन हो जाता है, उसका मतलब ही कुछ बदल जाता है। जैसे आकार में अंतर हो जाता है, उसी प्रकार रंग में अंतर हो जाता है, उसी प्रकार संतुलन में अंतर हो जाता है। तो अभिव्यक्ति अपना चेंजमेंट कर लेती है। आज का टॉपिक बस यहाँ पे समाप्त होता है। कल आपको चित्रकला विषय से आगे जानकारी देते हैं। अगर कुछ ना समझ में आया हो, कुछ सवाल हुआ हो आपको, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।